दोस्तों दुनिया में हर रोज न जाने कितने क्राइम होते हैं। कोई क्राइम करता है पैसा कमाने के लिए तो कोई क्राइम करता है बदला लेने के लिए, लेकिन इन्हीं सब में कुछ क्राइम हद से ज्यादा बेरहमी से किए जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ केसों में हम ये देख पाते हैं कि इंसान अपनी इंसानियत भी भूल जाता है और वो एक ऐसा काम कर देता है जिसके चलते लोग उसे राक्षस कहने लगते हैं। और आज एक ऐसी ही स्टोरी हम लोग कवर करने वाले हैं जहां पर एक बड़े ही बुरे तरीके से एक लड़की को मारकर उसके सिर को हेलो किटी के अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मैच्योर नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इस स्टोरी के हालात हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं। और ऐसा कुछ अगर आप लोग देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घटना 1999 की हांगकांग की है, जब आफोंग नाम की एक लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करती है कि सर मुझे एक भूत परेशान कर रहा है। उस लड़की ने बताया कि एक महिला का भूत उसे पिछले काफी दिनों से परेशान कर रहा है। जब इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि प्लीज आप अपनी दिक्कत पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए कि आपके साथ क्या घटा। तो उसने बताया एक महिला जो कि बड़े ही बुरे तरीके से तारों से बंधी हुई है, उसका भूत मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा है। वो काफी जोर से चिल्लाती है, उसका पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ है और वो किसी तरह की इंसान नहीं जबकि एक भूत है। और ये सब सुनकर पुलिस वालों को भी यही लगता है कि शायद ये महिला किसी तरह की या तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है जिसके चलते ये अपने ख्वाबों में ही जी रही है, या फिर ये कोई अलग तरह का नशा करके यहाँ पर आई है जिसके चलते वो लोग उसकी ज्यादा नहीं सुनते। और वो कहते हैं कि मैम आप अपने घर पर जाइए और थोड़ा आराम कीजिए, जिसके बाद वो आपका भूत भाग जाएगा। पुलिस की ऐसी बातों को सुनकर उसने कहा कि सर प्लीज आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, दरअसल ये एक असली महिला है जिसके कत्ल में वो इनडायरेक्टली शामिल है। और कत्ल का नाम सुनते ही पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए कि किसका कत्ल और कब हुआ। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि मुझे पता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है और वो भूत मुझे तब तक परेशान करता रहेगा जब तक कि मैं ये सब बातें आप लोगों के सामने ना बता दूं और जब तक उसे पूरी तरह से न्याय ना मिल जाए। ये सब सुनकर पुलिस वालों के दिमाग में भी यही बात आई कि इतना अगर ये जोर दे रही है और लाश की भी पूरी लोकेशन बता रही है तो जरूर इसकी बातों में दम होगा। आफोंग पुलिस को अपने साथ कॉलोनी एरिया की एक मंजिल के अंदर लेकर जाती है। बिल्डिंग के अंदर ले जाकर वो उन्हें एक ऐसे अपार्टमेंट के अंदर लेकर जाती है जहां पर पूरी तरह से हेलो किटी फैली हुई थी। ये क्राइम सीन किसी भी क्राइम सीन से नहीं मिलता था, या फिर हम कहें वहां पर किसी तरह की कोई भी लाशें नहीं थी या फिर किसी तरह का खून नहीं था। जिसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है, तुम तो हमें एक हेलो किटी के स्टोर में ले आए जहां पर शायद ये किसी दुकान वाले ने इकट्ठा करके रख रखे होंगे। लेकिन तभी उस लड़की ने एक हेलो किटी की तरफ इशारा किया। वो वहां पर पड़ी सभी हेलो किटी से काफी ज्यादा अलग थी। उसे देखने पर ही लग रहा था कि जरूर इसके साथ किसी न किसी तरह की छेड़खानी की गई है, जैसे कि इस हेलो किटी की डोल को पहले खोला गया हो और फिर बाद में जबरदस्ती इसे गलत तरीके से सील दिया गया हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हेलो किटी डोल को खोल कर देखा तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर मौजूद पुलिस वालों का कहना था कि ऐसी हैवानियत वाला जो केस है आज तक हमने कभी नहीं देखा। दरअसल यहाँ पर फैन मैन येन नाम की एक महिला शिकार हुई थी। फैन मैन येन जो ये लड़की थी, इसकी जिंदगी शुरुआत से ही काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी रही, क्योंकि जब ये पैदा हुई तो इसके माता पिता काफी ज्यादा गरीब थे, जिसके चलते उन्होंने इसे एक अनाथ आश्रम को डोनेट कर दिया, जहां अनाथ आश्रम वालों ने भी इसे काफी अच्छे से पाला। लेकिन ये बचपन से ही ड्रग्स की आदी हो चुकी थी, लेकिन 16 साल की होते होते इसे अनाथालय वालों ने भी वहां से निकाल दिया, क्योंकि ये अब बड़ी हो चुकी थी और ये कुछ भी काम वगैरह करके अपना काम चला सकती थी। अनाथालय से निकलते ही वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई, जिसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाना खाने के लिए कोई पैसे वगैरह, और ऊपर से उसे ड्रग्स की आदत भी थी, जिसके चलते उसको खुद का पेट पालने की तो मुश्किलें पड़ी हुई थी, ऊपर से उसे अपने ड्रग्स की जरूरतें भी पूरी करनी थी। और यही कारण था कि उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू कर दिया चोरी चकारी करना। लेकिन चोरी चकारी में उसका हाथ इतना नहीं जमा और यही कारण था कि अभी भी उसे खाली पेट घूमना पड़ता था। जिसके बाद उसने प्रोस्टिट्यूशन का
काम शुरू कर दिया और साथ के साथ उसने एक नाइट क्लब में डांसिंग का काम भी करने लगी। और वहीं डांस बार में ही उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो कि असल में उसकी तरह ही एक ड्रग्स का आदी था। लेकिन जहां ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन और बीतते हैं और उनका एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फैमिली में दोनों ही व्यक्ति ड्रग्स के आदी थे और यही कारण था कि वो बहुत जल्द अलग भी हो जाते हैं और उनका डिवोर्स हो गया। अब वो फिर से पूरी तरह से अकेली थी और टाइम आया 1997 का, जब उसकी मुलाकात चैनमैन लोक से हुई। ये एक ड्रग्स डीलर था जिससे वो अक्सर ड्रग्स लिया करती थी और उसने उसे अपना दलाल भी बना रखा था क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूशन थी और एक नाइट डांसर भी थी। और इसी तरह चलते चलते एक दिन ऐसा भी आया जब वो चैनमैन के साथ अपने काम पर गई हुई थी, लेकिन हालात देखे जाएं तो अभी भी उसके बिल्कुल उसी तरह थे कि किसी तरह से उसे पैसा मिल जाए। और जब वो चैनमैन के साथ काम पर गई हुई थी तो उसके हाथ चैनमैन का बटवा लगता है और यही हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी का सबसे घटिया टाइम था, क्योंकि अभी वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाली थी। उसने उसका वॉलेट चुराया और उसके वॉलेट से 4000 रुपए निकाल लिए। लेकिन जैसे ही चैनमैन को इस बात का पता चलता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पैसे कहां पर है। पहले तो वो लड़की फैनमैन भी यही कहती है कि कैसे पैसे, मैं नहीं जानती कि तुम किस पैसे की बात कर रहे हो। लेकिन चैनमैन उसका पीछा नहीं छोड़ता और जब वो उसे 2 चांटे लगाता है तो वो लड़की भी फट से वो सभी पैसे 4 के 4000 उसे निकाल कर दे देती है। जिसके बाद वो कहता है कि 4000 से क्या होगा, मुझे अभी इनके अलावा भी 10,000 रुपए चाहिए। लड़की कहती है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, अगर इतने पैसे होते तो मैं चोरी ही क्यों करती। और चैनमैन भी यही कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम कहां से लेकर आओगी, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। तुमने मेरे पैसे निकालने की कोशिश कैसे की। लड़की कहती है कि मुझे कुछ टाइम की मोहलत दो, मैं आपको आपके सभी पैसे वापस ला कर दूंगी। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस चाहिए, चाहे कैसे भी हो, तुम मुझे नहीं पता कहां से लेकर आओगी। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है। लेकिन मैन लोग कहता है कि नहीं, मुझे मेरे सभी पैसे अभी चाहिए। जिसके चलते वो लड़की कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो चैनमैन भी कहता है कि मुझे अपना पैसा निकलवाना आता है, तुम इस चीज की दिक्कत ना लो। जिसके बाद वो जबरदस्ती उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता है और उससे जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा खुद रखता है और इसी तरह से वो उसका हर एक तरीके से शोषण करने लगता है। जब वो लड़की उसके चंगुल से निकलकर भागने की कोशिश करती है तो चैंगमैन को पता चल जाता है और उसके बाद तो वो अपने 2 साथी गुंडों के साथ उसके पास जाता है और उसे किडनैप करके एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाकर बंद कर देता है। जिसके बाद वो दिन रात उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता और इसके अलावा जब भी उसके दोस्त आते या फिर उसका मन करता वो भी जाकर उसका शोषण करने लगते। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी चैनमैन को लगता है कि इसके लिए ये सजा काफी ज्यादा कम है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी लोग इस बात को जान जाएं कि अगर वो किसी तरह की हमसे चोरी करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। बात सीधी सीधी ये थी कि वो और लड़कियों को भी दिखाना चाहता था कि उससे गद्दारी का नतीजा क्या होगा। जिसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसानियत नहीं जबकि हैवानियत है। चैनमैन और उसके साथी उसे फिर से किडनैप करते हैं और उसे उस जगह पर लेकर जाते हैं जहां से उस लड़की का सिर मिला था। दरअसल ये वही लड़की है और अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने इसके साथ कितनी दरिंदगी भरी हरकतें की, जिन्हें असल में जब पुलिस वालों ने भी जाना तो उनकी भी रूह कांप गई। वो लोग उसे उस अपार्टमेंट के अंदर ले जाकर एक कुर्सी पर बैठाकर लोहे की तारों से बड़े ही बुरे तरीके से बांध देते हैं। वो वहां पर मौजूद अलग अलग चीजों से उसे मारने की कोशिश करते हैं और वो बड़े ही बुरे तरीके से उसके पूरे शरीर पर वहां पर पड़ी चीजों को उठा उठा कर मार रहे थे। वो जैसे ही चिल्लाने लगती है कि कोई प्लीज आकर मेरी मदद करो तो वो वहीं पर पड़ा एक फर्श साफ करने वाला कपड़ा उसके मुंह में ठूस देते हैं ताकि ये और ना चिल्ला पाए। और इसी तरह काफी दिनों तक यही हरकत चलती रहती है। जहां ये 14 साल की लड़की जो कि पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए आई थी वो उस टाइम उस ड्रग डीलर से जो कि 39 साल का था उसके साथ डेट कर रही थी और यही कारण है कि वो अक्सर उससे मिलने के लिए उसी अपार्टमेंट में जाया करती थी जहां पर उन्होंने वो लड़की बांध कर रख रखी थी। और अक्सर वहां पर जब वो पहुंचती तो चैनमैन उस लड़की को टॉर्चर कर रहा होता था और वो 14 साल की लड़की भी जाकर कहती कि वाओ ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वो चैनमैन बताता कि इसने कुछ इस तरह से मेरे
पैसे चुरा लिए और ये अब मेरा भुगतान भी नहीं कर रही है, तो मुझे सिर्फ इसके ऊपर काफी गुस्सा आया। जिसके बाद उस लड़की ने भी कहा कि हे हनी, क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो तो तुम भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकती हो। वैसे सोचकर देखिए कि उन्होंने सिर्फ उसे टाइम पास का एक मटेरियल समझ रखा था कि यहाँ पर आओ एंजॉय करो, वहाँ पर किसी भी तरह से इसे चोट पहुंचाओ, अगर ये मर भी जाती है तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली थी। और अक्सर वो वहाँ पर जाती रहती थी। एक दिन उसने जाकर देखा कि चैनमैन उसके सिर पर किसी लकड़ी के टुकड़े से बड़े ही जोर से मार रहा था, लेकिन बात अगर लड़की की जाए तो वो अभी भी जिंदा थी। तो उसने जाकर कहा कि क्या मैं भी ये ट्राई कर सकती हूँ? तो चैनमैन ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उस लड़की ने बताया कि ये सब मैंने भी करके देखा था और लड़की उस टाइम जिंदा थी जब हम लोग उसके सिर पर मारा करते थे। तब तक पुलिस वालों ने चैनमैन को भी उठा लिया था और वो जाकर उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, इसे इतने बुरे तरीके से क्यों मारा? तो चैनमैन ने कहा कि मुझे उसे तकलीफ देने में काफी मजा आ रहा था। और उसका ऐसा बयान सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि यार तुम कमाल के बंदे हो, एक लड़की को इतने बुरे तरीके से परेशान करके तुम्हें मजा आ रहा था। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जाता है कि आखिरकार इसकी गर्दन इस हेलो किटी के अंदर कैसे आई। उन्होंने बताया कि हमने इसे इसी तरह से हर रोज का हमारा यही काम था कि इसको चेयर के ऊपर बैठाकर तारों से बांधकर पीटना। जब वो लोग वहां पर पड़ी चीजों से उसे मार मार कर थक गए तो उन्होंने वहां पर मौजूद फर्नीचर को उखाड़कर उसे मारना शुरू कर दिया और जो कोई जिस भी चीज को उठा कर लाता तो वो उसी से उसे मारना शुरू कर देता। और मारने के दौरान जब उसे वो पीटा करते थे तो लगातार पीटते रहते और बीच में उसे कहते कि अब तुम हंसो, और अगर वो नहीं हंसती तो वो उसे फिर से मारने लगते। और जैसे ही वो हंसने लगती और जब तक वो हंसती तो वो उसे नहीं मारते। और यही कारण था कि उसके पास सिर्फ इतना ही ऑप्शन था कि अगर वो हंसेगी तो वो बची रहेगी। और जैसे ही उसने रोना शुरू किया तो वो लोग फिर से लाठी डंडों से और वहां पर पड़े फर्नीचर से उसकी टांगों को, उसके हाथों को फिर से तोड़ने लगेंगे। जिसके बाद अगर वो उसे पीट पीट कर अगर थक जाते तो वहीं साइड में मौजूद दूसरे कमरे में जाकर या तो गेम खेलने लग जाते या फिर वहीं पर मौजूद उनका जो उन्होंने जुगाड़ कर रखा था ड्रग्स लेने लगते। जिसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन उसका काफी बुरा हाल हो चुका था और वो इस दर्द को सहने लगी थी। अब उसके लिए ये बात नॉर्मल होने लगी थी। और फैनमैन चैन ने कहा कि ये सब इसके लिए अब नॉर्मल हो चुका है, हमें कोई ना कोई एडवांस चीज करनी चाहिए। जिसके तौर पर उन्होंने मोमबत्ती को पिघलाकर उसके मोम को उसके शरीर पर डालना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ उसे ये कहा जाता कि अगर वो चिल्लाती है तो उसे और भी ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। और वो गर्म मोम के कारण जरूर चिल्लाती। जिसके बाद वो लोग प्लास्टिक को पिघलाकर उसके अलग अलग शरीर के अंगों पर लगाने लगते। और जब वो और चिल्लाती तो वो अपने पास मौजूद लाइटर या फिर सिगार से उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट मारते। और जब उसके उस शरीर के हिस्से से खून निकलने लगता तो वहां पर मिर्च लगा देते। वैसे सोचकर देखिए वो लोग हैवानियत कर करके कितना आगे पहुंच चुके थे और उन्हें अंदाजा ही नहीं था जिस इंसान को तुम लोग ये सब दर्द दे रहे हो वो असल में इसे महसूस कर रहा है। उसकी जिंदगी जीते जी कितनी नर्क बन चुकी होगी। और इतना होने के बाद जब वो शाम को खाने का टाइम होता तो वो लोग खुद के लिए काफी अच्छी चीजें लेकर आते, लेकिन उसे खुद को खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का पोटी और उसका बाथरूम दिया जाता था कि अगर तुम्हें भूख लगी हो ये सब खा सकती हो और पी सकती हो, एज यू विश, अगर तुम्हें खाना हो तो खाओ। और जब वो उन्हें नहीं खाती तो वो लोग उसे जबरदस्ती खिलाने लगते। और ऐसे में अगर वो उसे वापस थूक देती तो वो लोग फिर से उसके ऊपर पट्टी, डंडे और चाबुकों से मारने लगते। और यही कारण था कि कुछ ही दिनों बाद वो पूरी तरह से सुन्न हो गई। जब वो लोग ये सब टॉर्चर भी उसके ऊपर करते तो वो खास रिएक्शन नहीं किया करती थी। वो पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी और वो सिर्फ, अगर असल में देखा जाए तो सिर्फ पलकों को झपका रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रही थी तो उनमें से एक ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग इसका एक पंचिंग बैग बना ले। अगर हमें किसी टाइम पंचिंग या फिर बॉक्सिंग करनी होगी तो हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। तो वहां पर मौजूद उन हैवानों ने इससे भी नहीं कतराया और उसके हाथों को एक रस्सी से बांधकर ऊपर लटका दिया। जिसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ हाथों को ऊपर करके रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। वो लोग कभी कभार उनका जब मन करता तो उसे खाना देते या फिर वही हालात बना देते कि अगर तुम्हें
खाना है तो खाओ। और इसी तरह टाइम बीतता जा रहा था। जब भी उनका मन करता उसके हाथों को लटकाते और ऊपर सीलिंग से लटकाकर उसके साथ पंचिंग बैग खेलने लगते। और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो लोग उसे वहीं पर बाथरूम में बंद करके रात को पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो चैनमैन आकर दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो जमीन पर पड़ी हुई है। उसके शरीर पर मौजूद घावों से एक अजीब सा लिक्विड पदार्थ बहकर नीचे आ चुका है। लड़की अभी तक मर चुकी थी, लेकिन इनकी हैवानियत कहाँ रुकने वाली थी। जिसके बाद उन्होंने वहां पर देखा कि यार ये तो मर गई, अब इसका क्या करें। तो उन्होंने उसे वहीं पर छोड़ दिया और साइड वाले कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने विचार बनाया कि अब इसकी बॉडी को तो हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। चैनमैन ने उसके शरीर को एक बड़े से कटर के साथ काटना शुरू कर दिया और उसके शरीर के मौजूद हड्डियों को अलग किया और उसमें मौजूद मांस को अलग किया। मांस से ज्यादा बदबू ना आए इसके लिए वो लोग उसके शरीर के मौजूद लगभग पूरे मांस को उबालने लगते हैं ताकि उसमें से किसी तरह की बदबू बाहर ना आए। जहां एक तरफ तो लड़की के बॉडी पार्ट्स को उबाला जा रहा था तो वहीं उसका एक दूसरा साथी साइड में अपने नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहा था कि यार जल्दी से इसके बॉडी पार्ट्स को जल्दी से उबालो, उसके बाद मुझे इसी पतीले में अपने नूडल्स भी बनाने हैं। वैसे उनकी ऐसी हरकतों से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं उनकी हैवानियत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस लड़की के सभी बॉडी पार्ट्स को उबाल लिया गया और साइड में डाल दिया गया ताकि अब ये ज्यादा सड़े ना। तो उसने उसी पतीले में अपने नूडल्स भी बनाए, वो भी उस पतीले को बिना धोए हुए। जहाँ उसमें से उस लड़की के काफी सारे बॉडी पार्ट्स को तो उन्होंने कचरे के डब्बे में डालकर पूरी तरह से पॉलीथिन से बंद करके बाहर डस्टबिन में फेंक दिया और कुछ बॉडी पार्ट्स को उन्होंने अपने कुत्ते को खिला दिया। उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स के काफी सारे हिस्सों को एक पॉलीथिन में डालकर अपने फ्रिज में भी रख लिया। उन्होंने उसके सारे के सारे शरीर को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अभी भी उसका सिर बाकी था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा बदबू नहीं आनी चाहिए, जिसके चलते उन्होंने उसका सिर भी उठाया और एक कढ़ाई में डाल दिया और उसे भी उबालने लगे। और पूरी तरह उबलने के बाद शायद उसके ऊपर से स्किन तो पूरी तरह से उतर चुकी थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी भी बाकी था। जिसके चलते वहां पर मौजूद एक हेलो किटी को उन्होंने बाहर निकाला, उसकी सारी की सारी रुई साफ की और उसकी रुई में वापस से उस खोपड़ी को दबाकर हेलो किटी के अंदर डाल दिया और उसे फिर से वापस सील कर उन्हीं डॉल्स के साथ रख दिया गया। वैसे ये सब मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो उस 14 साल की लड़की को तो इसलिए छोड़ भी दिया गया क्योंकि ये अभी भी नाबालिग है और इसको अभी तक नॉलेज नहीं कि इसने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। और इसके साथ ही उसने पुलिस को इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने में भी काफी मदद की कि इस तरह एक लड़की को मार दिया गया है। लेकिन अभी भी केस चलने वाला था उन 3 लोगों के ऊपर जिन्होंने उसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला था। लेकिन उस लड़की के शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट्स जो अच्छी हालत में हो, जिससे पोस्टमार्टम करके इस बात को साबित किया जा सके कि उन्होंने इसका कत्ल किया है, ऐसे सबूत किसी के पास नहीं मिले। और यही कारण था कि पुलिस उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई और उन्होंने उसे किस तरह का टॉर्चर किया इस बारे में तो वो लोग रिपोर्ट बना ही नहीं पाए, जिसके चलते उनके ऊपर फर्स्ट डिग्री टॉर्चर का किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चल पाया। लेकिन आखिरकार उन लोगों ने उसे मारा था। यही कारण था कि उन्हें 20 साल की कड़ी मशक्कत की सजा सुनाई गई। ये सजा बिना पैरोल की थी और जज ने भी ये बात कबूल की कि आज तक हांगकांग के इतिहास में मैंने इतना घिनौना केस नहीं देखा। आज इस घटना को लगभग बीते हुए 24 साल बीत चुके हैं और यही कारण है कि शायद उन्हें 20 साल की सजा मिली थी, आज वो बाहर खुले घूम रहे होंगे। और उस लड़की को बरी कर दिया गया क्योंकि उसने पुलिस की काफी ज्यादा मदद की थी इस केस को सोल्व करने में और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में। वैसे ये सब केस तो निपट चुका है, लेकिन आज भी कहा जाता है कि जहां पर उस लड़की को कुर्सी से बांधा गया था और वहां पर उसे तारों से बांधकर उसकी जान ले ली गई थी, वहां पर उस बिल्डिंग के आसपास और उस बिल्डिंग में काफी सारी भूतिया हरकतें रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि वो असल में भूत किसका है, उसी लेडी का या फिर ये कोई अफवाह है। 2012 तक वहां पर भूतिया घटनाएं इसी तरह चलती रही, लेकिन 2012 जाते जाते उस अपार्टमेंट को ही पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। वैसे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में और इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।